हेलो। तो मेरा नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग संस्था संचालित करता हूँ रायगढ़ शहर में। रायगढ़ आपके अपने छत्तीसगढ़ में। हाँ, तो आज न्यूज़ की जो वीडियो है या न्यूज़ की जो क्लास है वो हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी आपको 2 दिन का न्यूज़ आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब आगे की बारी है कि आने वाले आज के जो 2 दिन हैं, आने वाले वीडियोस में हम आगे जो जनजातियों का लेक्चर पढ़ रहे हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे। पर अभी करंट अफेयर्स, तो जैसे कि 7 और 8 मई का करंट अफेयर्स यहाँ दिख रहा है, इससे पहले के 2 दिनों का मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। मेरे पुराने वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। न्यूज़ ऐसा है कि जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ आपको, कोरोना के चक्कर में हम बहुत सारी न्यूज़ स्किप कर जा रहे हैं, या ऐसा कहिए कि कोरोना के समाचार इतने ज़्यादा है न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनलों में कि और हो रही घटनाओं पर हमारी नज़र कम जा रही है। और यहाँ पर दिक्कत शुरू होती है, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ कोरोना के क्वेश्चन से नहीं आने वाला, या उसके प्रश्न उस पर आधारित नहीं होंगे। और भी चीज़ें जो ज़रूरी हैं, जो हमें जानते रहना है, अपनी पढ़ाई छोड़नी नहीं है। इस क्रम में पहला न्यूज़ वो डेट से रिलेटेड है। 7 मई का जो दिन बीता हुआ दिन गया, ये दिन मनाया जाता है टैगोर जयंती के। टैगोर कौन? गुरुदेव के नाम से जाने जाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती की बात कर रहे हैं हम। रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक गीतकार, संगीतकार और अपने जीवन के अंतिम दिनों में चित्रकार भी थे। साहित्यकार तो वो थे ही आला दर्जे के, उच्च दर्जे के। और आपको याद होगा उनकी किताब गीतांजलि, और उसके लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। पहले ऐसे व्यक्ति बने थे पूरे एशिया में जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद और सूची बढ़ती गई, लेकिन बहरहाल आप जानेंगे पहला याद रह जाएगा किताब गीतांजलि सन 1913, और नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त किया वो था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। अच्छा, गुरुदेव का टाइटल भी इंटरेस्टिंग है। महात्मा गांधी जी ने उन्हें यह टाइटल दिया था। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, महात्मा गांधी जी ने उन्हें यह टाइटल दिया था। और गांधी जी और उनके जो आपसी टाइटल देने के रिश्ते की अगर बात करें तो गांधी जी को भी उन्होंने एक, यानी टैगोर जी ने एक टाइटल दिया था। ये आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे टैगोर जी की। टैगोर जी से ऐसा है कि इनका जन्म जो 1861 में हुआ था, और 1941 तक इनकी जीवन जो है वो चलता रहा इनका जीवन। और इस बीच में अपने जीवन के आखिरी समय में चित्रकार हुए थे। ये पॉइंट दोबारा दोहरा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सी कला में रुचि रखते थे। उत्तर चित्रकला। याद रह जाना चाहिए, सरल सा पॉइंट है। वैसे मेरे बताने का मकसद था कि उनका छत्तीसगढ़ कनेक्शन बताऊं। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, उनकी पत्नी के स्वास्थ्य खराब होने के दिनों में, उनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब था और टीबी नामक जो बीमारी है उससे वो ग्रसित थी। उसका इलाज कराने उन दिनों वो पेंड्रा स्थित एक सेंटर में जा रहे थे, और तब बिलासपुर रेलवे स्टेशन में वो रुके और वहाँ 6 घंटे का समय लगभग व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने बांग्ला में कविता भी रची। हाँ, बांग्ला में कविता लिखने के लिए जाने गए, आगे और भी अलग अलग भाषाओं में। बहरहाल कविता का जो टाइटल था वो था फांकी। ये कविता है। और जो बिलासपुर रेलवे स्टेशन ध्यान से घूमे हैं, जायजा लिए हैं आप, बिलासपुर रेलवे स्टेशन में दीवार पर संगमरमर के एक पट्टिका पर ये टाइटल, ये कविता और गुरुदेव जी का चित्र जो है वो आप देख सकते हैं। तो कोशिश करिए अगली बार बिलासपुर स्टेशन जाएं तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की ये कविता और उसके अंश वहां आप देख पाएंगे। कविता का नाम फांकी। पूछा नहीं है अब तक, लेकिन जानने में बुराई नहीं है। खैर, जैसे कि मैं बता रहा था कि अलग अलग विधाओं में रुचि, और एक फैक्ट और है जो टैगोर जी से पूछता है, और वो फैक्ट ये है कि शांति निकेतन नामक जो संस्था है उसकी स्थापना गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। याद रह जाएगा, आप प्रयास करें, बिल्कुल याद होगा आपको। कब की थी? 1901 के आसपास शांति निकेतन के स्थापना की कहानी मिलती है। आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से ये जान लेते हैं कि उन्होंने भारत का राष्ट्रगान तो लिखा ही लिखा है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला भी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। कब लिखा गया था? जब बंगाल विभाजन की घटना हो रही थी। बंगाल विभाजन सन 1905 लॉर्ड कर्जन की नीति के तहत बंगाल के 2 भाग बना दिए गए थे, और उसी दौरान
विरोध प्रकट करते हुए, विरोध प्रदर्शन करते हुए ये रचना आमार शोनार बांग्ला लिखी गई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान साबित हुआ, जो याद रह जाएगा। फैक्ट बड़े आसान है, बहुत कठिन नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को देखते हैं। तो वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन भारत सरकार का एक नया मिशन है। ऐसे भारतीय जो विदेशों में फंसे हो उन्हें वापस लाने के लिए, तो एयरलिफ्ट करा करके वापस लाया जाएगा। और इसी क्रम में पहला एयरलिफ्ट संभव हुआ संयुक्त अरब अमीरात से कोच्चि के लिए। वहां फंसे हुए भारतीय बच्चों को वापस लाने के लिए, अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं और वहां से वापस लाने का ये प्रयास किया जा रहा है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित एक समाचार है। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में 2-2 आश्रम और छात्रावास, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में 2-2 आश्रम और छात्रावास ये बनाने की घोषणा हुई है। लेकिन इसे साधारण तौर पे नहीं, उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बनाने की घोषणा हुई है। यानी कुल मिलाकर के हाईटेक तरह का, छात्रों के लिए कंप्यूटर वगैरह से लैस इस तरह का। और ये आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा घोषणा हुई है छत्तीसगढ़ के, जिसके मंत्री हैं मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम जी। हाँ, तो आपको याद होगा मैं छत्तीसगढ़ की जनजातियां पढ़ा रहा था और वहां मैंने गोत्र नाम आपको बताया था, टेकाम मरकाम, याद आ रहा है? तो आप कमेंट में चाहे तो मुझे बता सकते हैं ये किस जनजाति को बिलोंग करते हैं। बन जाएगा, आसान प्रश्न है। पुरानी वीडियोस देखें और पढ़ते भी चले। है तीसरा जो समाचार, चौथा जो समाचार है वो है ऑपरेशन जैकबूट। अच्छा, ये न्यूज मेरे लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नाम क्या है? ऑपरेशन जैकबूट 2। 1 क्यों नहीं, आगे समझेंगे। तो अभी आप सुन रहे होंगे एक न्यूज आ रही है कि आतंकी रियाज नायकू को ढेर किया गया, उसे मारा गया। भारतीय सेना की एक बड़ी कामयाबी है ये। आतंकी रियाज नायकू जो अपने आप को गणित का अध्यापक कहते क्या थे, प्रोफेशन से थे, लेकिन बाद में दिशाहीन मनुष्य की तरह उनका भी अंत हुआ, जो अंत होना चाहिए था। और इसी अंजाम देने के लिए इस घटना को ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन जैकबूट 2। तो क्या हुआ था? पुलवामा हमला याद है? बिल्कुल याद होगा। और वो नासूर भी था और उसका बदला भी लिया गया। लेकिन उस हमले के बाद से ही कश्मीर घाटी में आतंकियों को ढेर करने के लिए 2 बड़े अभियान चलाए गए थे। अभियान नंबर 1 ऑपरेशन ऑल आउट, बहुत चर्चा में रहा था। और एक और ऑपरेशन था ऑपरेशन जैकबूट, जहां ऐसे लोग जो लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, आका बनने की कोशिश कर रहे हैं आतंकी गुटों के, उनको ढूंढने, ट्रैक करने और ढेर करने के लिए। और इसी क्रम में ऑपरेशन जैकबूट 1 2016 में शुरू हुआ था पहला चरण। अभी दूसरा चरण इसका ऑपरेशन जैकबूट 2 चल रहा है, जिसका नतीजा आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल। और इसके प्रमुख या इसके हेड कौन है, इसके डिजाइनर कौन है? तो हमारे देसी जेम्स बॉन्ड, वैसे जेम्स बॉन्ड संज्ञा उन्हें देना मुझे गलत लगता है। न्यूज चैनलों ने देसी जेम्स बॉन्ड उन्हें कहना शुरू कर दिया है। जेम्स बॉन्ड एक काल्पनिक किरदार है, ये किरदार बहुत रियल, बहुत असल किरदार हैं। और नाम आप जानते हैं, अजीत कुमार डोभाल साहब। तो अजीत डोभाल साहब का ये प्रोजेक्ट था, ये योजना थी, जो अभी सफलता की तरफ बढ़ते हुए दिख रही है। धीरे धीरे आतंकियों की संख्या कम हो रही है कश्मीर घाटी में। तो ऑपरेशन जैकबूट 2 याद रह जाएगा। ऑपरेशन ऑल आउट में जैसा कि जिक्र किया, अच्छा सॉरी, हम ये बताना भूल गए कि अजीत कुमार डोभाल जी कौन से पद पर है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर अभी कार्य कर रहे हैं। उरी एक फिल्म आई थी, अगर आपने देखा हो, परेश रावल साहब जो बार बार मोबाइल तोड़ रहे होते हैं, वो इन्हीं के भूमिका निभाते हुए आपको दिखाई दिए थे। फिल्में बहुत कुछ सिखाती हैं, बस नजरिया विकसित करें। है, हम बात करते हैं अपने अगले न्यूज पर। न्यूज अगेन सेना से रिलेटेड है। नाम याद करिए, हम बहुत सारे ऐसे किरदारों का नाम अक्सर भूल जाते हैं जो कि ट्रू लीडर है, ट्रू हीरो है। उनमें एक नाम, एक कड़ी है विजयंत थापर, और उनके ऊपर एक किताब आई है विजयंत एट कारगिल। ये किताब विजयंत एट कारगिल ई बुक के रूप में है, शायद आप चाहें तो डाउनलोड करके पढ़ सकेंगे। तो कारगिल युद्ध के शहीद थे और उनकी याद में ये किताब ई बुक के रूप में लॉन्च हुई है। अगला न्यूज क्या है? मुस्तफा अल कदीमी। बहुत जरूरी नहीं है याद करना ये वाला न्यूज, आप मैंडेटरी मान सकते हैं। याद हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी हुआ तो ऐसा कुछ चला नहीं जाएगा। लेकिन बहरहाल आपको पढ़ते रहना है, तो याद करने में कोई हर्ज नहीं है, अभी काम भी तो और कुछ नहीं है। तो मुस्तफा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अच्छा, एक फैक्ट यहाँ पे बताना चाहूंगा, इराक उन देशों में जो अभी अमेरिका की तरफ बड़ा देख रहा है। और ये जो प्रधानमंत्री साहब है ना, कभी इराक की एक खुफिया एजेंसी हुआ करती थी जो अमेरिका से बहुत मदद प्राप्त करती थी।
हाँ बिल्कुल, उसके हेड हुआ करते थे। और अगर हेड हैं अमेरिका समर्थित तो आप समझ सकते हैं कि उनका झुकाव किस देश की तरफ होगा। हम पिछले न्यूज में एक संगठन की चर्चा किए थे, गुट निरपेक्ष देशों का संगठन। भारत ऐसे किसी देश की तरफ झुकता नहीं है, देशों की अपनी पॉलिसी होनी चाहिए। जब संविधान पढ़ते हुए आप प्रस्तावना पढ़ते हैं और प्रभुत्व संपन्न एक शब्द सुनते हैं ना, तो बस हर देश को प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। अपने डिसीजन, अपने विचारों के लिए किसी दूसरे देश की तरफ देखना नहीं चाहिए। तो ये प्रभुत्व संपन्न नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगली न्यूज देखते हैं। तो एक IFCN चैटबॉट, अच्छा ये क्या होता है चैटबॉट? यार रोबोट है, लेकिन वो रोबोट जो बात करेगा। अब इसका मतलब वो चलता फिरता रोबोट नहीं होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टाइप वाला रोबोट होगा। और ये व्हाट्सएप के द्वारा घोषित किया गया है या बनाया गया है। नाम क्या है? IFCN। यहाँ IFCN क्या है? इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग, इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क आप कह सकते हैं। कोरोना से जुड़े हुए जो समाचार आप तक पहुंच रहे हैं तथा कथित व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कभी तो सही होते हैं और कभी फेक न्यूज़ एक बड़ी समस्या है, पता है ना। आप उसके शिकार मत होइए, न्यूज़ पढ़िए लेकिन व्हाट्सएप से मत पढ़िए। समाचार पत्र अभी भी आ रहे हैं, आप उनका सहारा लीजिए। न्यूज़ चैनल मेरा माने तो DD न्यूज़ ही देखें, बाकी न्यूज़ चैनल सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए बनाए गए हैं आजकल, जो अलग अलग एजेंडे के साथ चल रहे हैं। तो बेहतर है समाचार पत्र और वहाँ से अपने काम की खबरें ही उठाया करें, किसी भी प्रकार के फेक न्यूज़ का शिकार ना हो। इस सुविधा को ध्यान रखें और वो मिलेगी आपको व्हाट्सएप में। ये चैटबॉट के जरिए आप चेक कर सकेंगे कि अभी आपके पास आ रहे समाचार ट्रू हैं, फॉल्स है, झूठे हैं, कहाँ से स्प्रेड हुए हैं, कितने लोगों ने उसको स्प्रेड किया है। वैसे व्हाट्सएप धीरे धीरे प्रयास कर रहा है कि वो अपने गुणवत्ता में सुधार करता चले। फेक न्यूज़ से लड़ाई खूब लंबी चलेगी और आप सब मिल करके लड़ेंगे तब ये संभव है। ध्यान रखें, एक गलत खबर कोरोना वायरस से भी भयंकर हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका नाम ही रख दिया गया है IFCN चैटबॉट, व्हाट्सएप के द्वारा। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक अगले न्यूज की। ये न्यूज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। अटल सुरंग आने वाले एग्जाम के लिए मेरे लिहाज से आप मान करके चले कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है। अटल सुरंग, ये भारत स्थित सबसे लंबी सुरंग, अगर सब कुछ सही रहा तो विश्व की सबसे लंबी और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सुरंग के रूप में भी शायद ये दर्ज हो जाए। अटल सुरंग 8 किलोमीटर लंबी होगी, 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से 2 फैक्ट निकल करके आएंगे। फैक्ट नंबर 1, ये सुरंग किस पर्वत पर बनी है? पीर पंजाल पर्वत पर। पीर पंजाल एक दर्रा भी है और यही कंफ्यूजन का कारण बनेगा। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। और दर्रा अगर पूछे, दर्रा क्या? पास, अगर पास पूछे तो रोहतांग पास। पर्वत पीर पंजाल, दर्रा रोहतांग। गलती नहीं करके आइएगा, बहुत महत्वपूर्ण डाटा है ये, ध्यान रखें। पर्वत पीर पंजाल रहेगा, दर्रा रहेगा रोहतांग पास। ये किन 2 जगह की दूरी कम करने वाला है? ये दूरी कम करने वाला है लेह और मनाली की। कितनी? 46 किलोमीटर के करीब। बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बना कौन रहा है पता है? जब इस तरह की सीमा से लगी हुई सड़कें बनाई जाती है तो वो काम करता है एक संगठन। संगठन का नाम है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO इत्तेफाक जानते हैं? हम 7 और 8 मई की न्यूज पढ़ रहे हैं। 7 मई को ही स्थापना हुई थी BRO की, बिल्कुल सही। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 7 मई 1960 को स्थापित हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसके फाउंडर माने जाते हैं। और अगर आगे थोड़ी सी बात करें तो इसके प्रमुख अभी लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह हैं। तो BRO भारत की सीमावर्ती सड़कों को बनाने का काम करता है। भारत की सीमाएं जिन जिन देशों के साथ लगती है वहां जटिल कंडीशन में सड़क बनाने का काम करने के लिए BRO को याद किया जाता है। और इसके 2-3 प्रोजेक्ट हैं। प्रोजेक्ट हीरक आप खोजिए और कमेंट में मुझे बताइएगा कितनों को इसके बारे में जानकारी है। नहीं तो किसी वीडियो में आपसे चर्चा जरूर करेंगे प्रोजेक्ट हीरक के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगली न्यूज क्या है। साइलेंट हाइपोक्सिया। अच्छा, हाइपोक्सिया क्या होता है पहले तो ये जानते हैं। हाइपोक्सिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जब आपके बॉडी ऑर्गन या टिश्यू में ऑक्सीजन लेवल सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा शरीर के अंगों, उत्तकों, टिश्यूज में ना पहुंच पाना हाइपोक्सिया कहलाता है। साइलेंट हाइपोक्सिया क्या होगा? ऐसी स्थिति जब आपके साथ ऐसा हो तो रहा है
पर आपकी सांस बड़ी तेजी से नहीं फूल रही है और आपको इसका पता भी नहीं चल रहा है और आप इसके शिकार हो चुके हैं। ये साइलेंट हाइपोक्सिया कहलाता है और ये कोरोना का एक नया लक्षण है और यही संकट का विषय बन जा रहा है। कोरोना ने अपने जीनोम में, अपने लक्षणों में इतने तरीके से चेंजेस लाए हैं कि इसको डिकोड कर पाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें और अपने घरों में रह करके सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करते रहें, हाथ बार बार धोते रहें जैसा गवर्नमेंट कह रही है। आप भी सुन सुन करके बोर हो गए होंगे, लेकिन आपके जीवन से ये संदेश समझ सकते हैं ना, कीमत उसकी क्या है। आगे बढ़े, फिर देखते हैं हमारे पास विष्णु सेंद्रा पर्व है। देखिए, जब आप सिलेबस देखते हैं ना उठा करके, तो वहां लिखा होता है कि भारत की सभ्यता संस्कृति। अब संस्कृति में क्या आता है भाई, यही सब आते हैं, उत्सव पर्व वगैरह। तो यहाँ पर एक पर्व का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, विष्णु सेंद्रा पर्व। ये मुख्यतः झारखंड में रहने वाली जो ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, उनका पर्व है। कैसा पर्व है? शिकार पर आधारित पर्व है, यानी जानवरों का शिकार किया जाता है, जंगल में जाते हैं, शिकार करते हैं और फिर उसका उत्सव मनाते हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी, चूंकि झारखंड से लगी हुई सीमाओं के साथ, वहां भी ये बड़ा पॉपुलर है। ध्यान रखें, छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का एक पर्व होता है। मुड़िया ट्राइब जो है, माओ पाटा नाम का एक उत्सव मनाती है या एक नृत्य, एक नाट्य आयोजित करती है। यहाँ एक पर्व की बात हो रही है, विष्णु सेंद्रा पर्व। चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इस बार ये बिना किसी जानवर के शिकार के संपन्न हुआ। लॉकडाउन लगा हुआ है और कोई जंगलों तक जा नहीं पाया, और जा नहीं पाया तो शिकार कहाँ होता। खैर, आगे देखते हैं। द सारस कलेक्शन इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण न्यूज है। द सारस कलेक्शन, ये भारत में, पूरे भारत में, हमारे छत्तीसगढ़ इंक्लूडिंग, एसएचजी क्या होता है? स्वयं सहायता समूह। आमतौर पर महिलाओं का, पुरुषों का भी बनता है ये समूह, जहां 8 से 10, 10 से 12, 12 से 15 महिलाओं का एक समूह मिलकर के जुटता है और किसी कार्य को करने के लिए, किसी ऐसे कार्य को करने के लिए जो आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बनाए, इकट्ठा होता है और वो क्रिएटिविटी अपनी दिखाता है और उसके माध्यम से अलग अलग तरह की चीजें बनाता है। बना तो लेगा, बेचेगा कहाँ? उसको बेचने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है द सारस कलेक्शन। ध्यान रखिए, एसएचजी की सहायता करेगा और इसलिए ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्रालय यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये एक योजना आई थी, 2011 की बात है, NRLM। हाँ, NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये योजना जो थी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बाद में आने वाली सरकार ने इसका नाम परिवर्तन किया और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना नाम इसको दिया गया। हालांकि NRLM इससे हटाया नहीं गया, तो अभी इसको आप दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी DAY, ये फैक्ट याद रखिएगा, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म से क्वेश्चन आ जाते हैं और गलत हो जाता है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना तो है, लेकिन NRLM इससे हटाया नहीं गया है। ठीक, तो ये वही एसएचजी बनाने, उनको लोन प्रोवाइड करने और उनके आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने, उनमें आपसी सामंजस्य बढ़ाने के इरादे से योजना चलाई जा रही है। तो द सारस कलेक्शन इससे रिलेटेड है, जो उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि उनके द्वारा बनाई गई चीजों को वो लोगों तक पहुंचा सके। अगला, फ्लावर सुपरमून की घटना। हाँ, कल आपने देखा होगा, जब आप बादलों की तरफ देख रहे होंगे, आसमान की तरफ सर उठा करके देखने पर चांद आपको चमकीला दिख रहा होगा। कुछ फोटो भी आज काफी वायरल हुई है और आप में काफी सारे लोगों ने अपने अपने मोबाइल, अपने अपने कैमरों से कैप्चर भी किया इस मूवमेंट को। चांद चमकीला दिख रहा था। ये घटना सुपर मून है। लेकिन सुपर मून क्यों होता है? जब चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूमता हुआ, अपनी कक्षा में घूमता हुआ पृथ्वी के अधिक करीब आ जाता है, तब ये घटना देखने को मिलती है। इससे पहले हमने एक और सुपर मून की घटना को होते हुए देखा था इसी साल, और इस साल हम ये इस साल का आखिरी सुपर मून घटना देख पाए 7 मई को, जब चांद और पृथ्वी की दूरी 361,184 किलोमीटर, 3,61,000 और 184 किलोमीटर के आसपास जो आप देख पा रहे हैं, इतनी थी। हालांकि चांद और पृथ्वी की दूरी 384, याद रखिएगा, डाटा इस तरह से याद हो जाता है, तो इतनी दूरी 384 वाला याद रख लीजिएगा। याद करने के लिए आंकड़े सरल हो जाते हैं, 3,84,000, ऐसा कितना करेंगे। तो
इस दूरी से कम दूरी होने पर चांद अधिक चमकीला और बड़ा दिखाई देता है। अब ये प्रश्न पूछ चुका है कि सुपर मून की घटना के समय चांद कितना अधिक चमकीला और कितना % बड़ा दिखाई देता है। हम रट तो लेते हैं हाँ सुपर मून की घटना है, कब हुआ, लेकिन कितना चमकीला और कितना बड़ा, तो उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएगा 14% बड़ा और 30% ब्राइटर या चमकीला। कैप्चर किया होगा मूवमेंट तो आप खुश हो सकते हैं, नहीं तो अगले सुपर मून का वेट करिए। ध्यान रखें, इसके बाद जो भौगोलिक घटना आप देखने वाले हैं आने वाले दिनों में, इस साल में एक बड़ी भौगोलिक घटना होने वाली है, चंद्रग्रहण की घटना जो 5 जून को होगी, और एक बड़ी भौगोलिक घटना होने वाली है 21 जून को सूर्य ग्रहण। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, 21 जून को लगेगा सूर्य ग्रहण। क्यों इंटरेस्टिंग होने वाला है, अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट में बताइए, और नहीं तो अगले वीडियो में इसका जिक्र करते हैं। आपके कमेंट का वेट रहेगा, इंतजार रहेगा, देखें आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगली न्यूज पर बात करते हैं। ये एक दुखद समाचार है और ये घटना घटी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, समुद्र से लगा हुआ तट है विशाखापट्टनम तट, और बड़ा फेमस बंदरगाह भी है भारत का, भारत के सबसे गहरे बंदरगाह के रूप में जाना जाता है विशाखापट्टनम क्षेत्र। लेकिन यहाँ पर विषय ये नहीं है, विषय है कि वहां गैस का रिसाव हुआ और उसके कारण मेरी जानकारी के हिसाब से 11 लोगों के मरने की खबर जब तक मैं न्यूज बना रहा था तब तक मुझे मिली थी। संख्या बढ़ गई होगी तो बहुत दुखद घटने का तो संभावना नहीं है, बहुत सारे लोग अभी भी जूझ रहे हैं अपने जीवन को लेकर। हुआ क्या, हुआ ये कि वहां LG पॉलीमर लिमिटेड नाम की एक प्राइवेट कंपनी है, वहां ये गैस रिसाव की घटना हो गई। कौन सा गैस रिसाव हुआ, गैस का नाम है स्टाइरीन गैस। स्टाइरीन गैस एक विषैली गैस की कैटेगरी में आती है, बेंजीन जिसका विलायक मान लिया जाता है। ये रंगहीन गैस है, लेकिन पीले रंग का वर्ण कभी कभी इसमें देखने को मिल जाता है। अत्यंत विषैली है और नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है। सबसे पहला हमला किस पे करती है, नर्वस सिस्टम पे करती है, और नर्वस सिस्टम जब डैमेज हो जाता है तो इंसान तत्क्षण जहां मौजूद है वहीं गिर पड़ता है, चेतना शून्य हो जाता है। अभी पढ़ रहे थे ना एक और न्यूज याद है, अभी हाइपोक्सिया के बारे में पढ़ रहे थे हम, और उस न्यूज के दौरान हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की कमी हो जाने वाला समाचार। तो भाई ऐसा ही स्थिति बन जाता है और कोलैप्स हो जाता है व्यक्ति वहीं, और ये समस्या यहाँ हुई। ये जो गैस है इसका भी एक इतिहास है। ये तुक्के में खोज ली गई थी, या कह लीजिए बस एक पेड़ के रेजिन से प्राप्त हो गई थी। अमेरिका में मिलने वाला एक पेड़ है स्वीट गम नाम का पेड़, उसके रेजिन से इसे प्राप्त किया गया था। प्राप्त करने वाले जो थे वो एडवर्ड साइमन थे, और आज से 181 या 181 या 189, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है 181 साल पहले इस गैस की खोज हुई थी। पॉलीमर्स बनाने के लिए बड़ा प्रयोग किया जाता है इस गैस का, लेकिन किसे पता था ये गैस इतना बड़ा संकट भी लाने वाली है। ये इसका फॉर्मूला भी है C6H5CH डबल बॉन्ड के साथ CH2 आप देख पा रहे होंगे। और ध्यान रखिए इसका बहुत देर तक इसके समीप या रहने पर इसके संपर्क में कैंसर के लक्षण भी या कैंसर भी हो जाता है। ये त्रासदी इतनी भयंकर है ना कि इसने एक पुरानी घटना की याद दिला दी। पुरानी घटना आपको याद होगा, भोपाल गैस त्रासदी। ये आज भी करंट अफेयर्स चाहूँगा जीके का प्रश्न बन के आता रहता है, और अब तो करंट अफेयर्स हो जाएगा क्योंकि ये घटना बहुत दुखद हुई। और भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 2 दिसंबर 3 दिसंबर कहते हैं रात को, क्योंकि ये घटना घटित हुई थी। 15,000 से अधिक लोग, सही सुन रहे हैं, इससे पीड़ित हुए थे। ध्यान रखें वो बच्चे, वो गर्भवती माताएं जो अपने बच्चे के साथ थी, गर्भ में रहने वाले बच्चे तक इससे प्रभावित हो गए। जैसे परमाणु दुर्घटना में होता है ना, बस उसी तरह से इतनी भयंकर दुर्घटना थी, जहां निकलने वाली गैस थी MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। यहाँ भी एक कंफ्यूजन लोग अक्सर करते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड लगा करके आ जाते हैं और ये डाटा गलत हो जाता है। मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण ये घटना हुई थी। इसके घटना के बाद लगा था कि उद्योग संयंत्र सचेत होंगे, सावधान होंगे, पर इस घटना ने एक बार वापस से उन्हीं बुरी यादों को सामने ला दिया है। ऐसी एक घटना हमारे रायगढ़ शहर में भी हुई। रायगढ़ शहर में तेतला करके एक गांव है शहर के पास,
और वहाँ एक कागज की मिल है, पेपर मिल है, और शक्ति पेपर मिल उसका नाम है। वहाँ भी पेपर मिल के खुलने पर जब टैंक की सफाई की जा रही थी, जाहिर सी बात है लॉकडाउन है, इतने दिनों तक सब उद्योग संयंत्र बंद थे, और जब वापस खोले गए और सफाई की जा रही थी टैंक की, क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया चपेट में। यहाँ भी बहुत सारे लोग आए जो पहले स्थानीय हॉस्पिटल में और बाद में रायपुर में इलाज के लिए पहुंचा दिए गए हैं, जूझ रहे हैं। बहुत दुखद है घटना, और आने वाले समय में जो भी उद्योग अभी खुलेंगे उन्हें यह सावधानी रखनी चाहिए कि उद्योग के खुलने पर एकदम से अपने ऐसे गैस वाले चैम्बर्स या ऐसे टैंक्स जो हैं जो कई दिनों से बंद पड़े थे, उनकी सफाई पर बिना किसी सावधानी पे श्रमिकों को ना उतारे। श्रमिक वैसे ही परेशान हैं। आप प्रवासी वापस लौट रहे मजदूरों के रेल दुर्घटना में मृत हो जाने की खबर भी सुन रहे होंगे। ये साल बहुत भारी जा रहा है। और खैर न्यूज़ आगे बढ़ाते हैं हम। तो ये याद करिएगा, शक्ति पेपर मिल कहाँ ये घटना हुई, शायद पूछते, क्योंकि छत्तीसगढ़ का है। बाकी न्यूज़ तो मेन है विशाखापट्टनम, LG पॉलीमर लिमिटेड कंपनी, गैस का नाम याद रख लीजिए, स्टाइरिन। काफी दिनों तक अब ये गूंज सुनाई देती रहेगी, राष्ट्रीय स्तर का समाचार बन गया। अगला एक न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन फिर भी, टोमन ये एक करेंसी का नाम है। कहाँ की करेंसी? ईरान देश की करेंसी। अच्छा, ईरान की करेंसी पहले से भी थी, लेकिन उसने अभी अपने आप के लिए एक नई करेंसी का निर्धारण किया है। पुरानी रियाल थी, अभी नई करेंसी टोमन। हो ये रहा है कि ईरान मुद्रास्फीति से जूझ रहा है, इन्फ्लेशन की स्थिति से जूझ रहा है, और इसलिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा के मूल्य को घटाने की घटना, अपनी मुद्रा को किसी दूसरे देश की सशक्त मुद्रा के समक्ष कम करके आंकना, उसका वैल्यू गिरा करके आंकना अवमूल्यन कहलाता है। और इसी कारण से वो इस मुद्रा को नई मुद्रा घोषित कर रहा है, टोमन। इसका मतलब ये नहीं कि रियाल खत्म हो जाएगी, रियाल अभी भी रहेगी, लेकिन बड़ी मुद्रा के रूप में प्रचलित मुद्रा रहेगी टोमन। आज 8 मई है। 8 मई से अगर बात करें, आज रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था जो लोगों को बचाने के लिए जुटी रही। दूसरे विश्व युद्ध के समय हेनरी डूरेंट साहब ने इसकी स्थापना की थी, और उनका जन्मदिन आज होता है, इसीलिए रेड क्रॉस दिवस भी आज मनाया जाता है। तो ये कुछ समाचार थे जो मैं निकाल सका आपके लिए इस संकट की घड़ी में, जहां सिर्फ कोरोना के समाचार चारों तरफ है। आप समाचार छांटते रहें, नोट्स बनाते रहें। हम मौका मिलेगा तो एक ऐसे ही वीडियो के माध्यम से टेस्ट भी ले लेंगे, या आपको प्रोवाइड करेंगे एक टेस्ट पेपर। हाँ, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस और अधिक बना पाने की, लेकिन मैं अभी अपने समय के साथ ठीक से सामंजस्य नहीं बैठा पाया हूँ। लेकिन मेरी कोशिश जारी रहेगी कि आप तक मैं लगातार पहुँचता रहूँ, अपने न्यूज़ वाले वीडियो के साथ भी और अपने कंटेंट या सब्जेक्ट वाले वीडियो के साथ ही। तो जनजाति वाले चैप्टर का इंतज़ार करिएगा। आने वाला जो लेक्चर रहेगा वो छत्तीसगढ़ की जनजातियों पे रहेगा। हम 5 से 6 जनजातियां छत्तीसगढ़ की कवर करेंगे। धीमे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे ही वन लाइनर पढ़ना हो तो बहुत सारे और माध्यम है जहां से आप पढ़ सकते हैं। अगेन मैं एक सुझाव आपको दूंगा, किताबें उच्च कोटि की लीजिएगा। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की किताबों का शिकार होने से बेहतर है कि आप बड़े स्तर की ऐसी किताबें जो प्रचलित हैं, ऐसी किताबें जो दावा आपत्ति करते वक्त आपको मदद करें, उनका सहारा लीजिएगा। क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में किसी क्वेश्चन पे दावा आपत्ति करना होगा तो आप किसी कोचिंग के नोट्स से दावा आपत्ति नहीं कर सकेंगे। स्टैंडर्ड किताबों की जरूरत पड़ती है। और किताबों की यदि सूची साझा करने की बात हो तो आप मुझसे बताइएगा कि किस टॉपिक पर या किस सब्जेक्ट की आपको किताबों को जानना है, कमेंट में लिखिएगा। मैं आपको किताबों के नाम बताऊंगा। मैं समझ नहीं पाता हूं कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट किताब का नाम बताने से क्यों झिझकते हैं, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप किताबों से पढ़ें, ठोस पढ़ें, नोट्स अच्छा बनाएं और लगातार उसका अभ्यास करें। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक जरूर कर दिया करें, मेरा उत्साहवर्धन होगा। यदि सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत खुशी होगी। सब्सक्रिप्शन जितना बढ़ता है उतना मेरा भी उत्साह बढ़ता रहता है। यकीन जानिए मैं अभी शुरुआती दौर में हूँ और एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइब मुझे बड़े कीमती लगते हैं। तो आपका साथ मिलता रहे और हम एक बड़ा परिवार, एक बड़ा समूह बने, बस यही चाहते हैं, ताकि आप और हम इंटरेक्शन अपना बढ़ा सकें।
बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे जुड़े रह करके। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ और छत्तीसगढ़ की जनजातियों का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। थैंक्स।